दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री का मेडाइवल इंडिया के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, यानी मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। तो खासकर मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन ऐसे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी आप इतिहास के किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग मध्यकालीन भारत का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन निकल सकता है, सारे क्वेश्चन का हल ढूंढेंगे। दूसरी बातें है कि हर क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित आधुनिक शहरों में से कौन से क्षेत्र में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक हिंदू शिलहारा वंश का शासन था। देखिए, पहला ये क्वेश्चन है कि शिलहारा वंश का शासन 9वीं से 13वीं शताब्दी, ठीक है, और भी एक हिंदू राजवंश है। ये साफ साफ क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन आपके पास है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। ध्यान देंगे, शिलहारा वंश जो कि 810 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक विद्यमान रही और ये हिंदू राजवंश है। दूसरी बात है, इसकी संस्थापक अगर देखा जाए तो संस्थापक के तौर पर कपरदीन है, याद रखेंगे। कपरदीन फर्स्ट शिलहारा वंश का राजवंश है, शिलहारा वंश का संस्थापक है। राजधानी याद रखेंगे रायगढ़, रायगढ़ हुआ करता था। ये शिलहारा वंश जो है ये राष्ट्रकूट के, याद रखेंगे, राष्ट्रकूट के या तो राष्ट्रकूट राजवंश के अधीन ये सामंत थे या जागीरदार, आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, राष्ट्रकूट के अंदर में ये सामंत, राष्ट्रकूट का जागीरदार या सामंत आप कह सकते हैं शिलहारा राजवंश को। शिलहारा राजवंश की जो 3 शाखाएं थी, तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। इनकी 3 ब्रांच था, जो कि एक है उत्तरी कोंकण में हुआ करता था, याद रखेंगे। पहली ब्रांच उत्तरी कोंकण में हुआ करता था। दूसरा ब्रांच था दक्षिणी कोंकण, ठीक है, दक्षिणी कोंकण। और तीसरा जो था वो था सातारा, कोल्हापुर और बेलगाम। ठीक है, बेलगाम। ये 3 जगह पर, यानी ये क्षेत्र आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मुंबई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में पारसी गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध रबायत का रचयिता कौन था? ठीक है, तो इसका रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे, ये यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ओमर खयाम, मोहम्मद इकबाल, सुल्तान बाहू या मिर्जा गालिब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो याद रखेंगे, वो होगा ओमर खयाम। ये फारस के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल जो अविभाजित भारत का पंजाब के सियालकोट में जन्म लिए थे। आज तक हम लोग सारे जहां से अच्छा जो हम लोग गाना या एक नारे के रूप में गाते हैं, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मोहम्मद इकबाल का ही रचनाकार है, रचना किया गया है, जिसका नाम है तराना ए हिंद। ठीक है, दूसरी इसके बाद जो मिर्जा गालिब है आपके पास जो दिखाई पड़ रहा है, ये मिर्जा गालिब महान एक शायर हुआ करते थे, जिसका जन्म आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1797 में, और इसकी मृत्यु 1859 में हो गया था। कहाँ? तो दिल्ली में, याद रखेंगे, दिल्ली में हो गया था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओमर खयाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? यानी यहाँ पर 4 राजवंश हैं और उनका संस्थापक का नाम दिया हुआ है। राजवंशों में परमार वंश, उपेंद्र राज, चंदेल
वंश ननुक, कलचुरी वंश गांगेयदेव, सोलंकी वंश मूलराज प्रथम। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, सही जो नहीं है वो आपका कलचुरी वंश गांगेयदेव। देखिए गांगेयदेव कलचुरी वंश का एक महान शासक है, लेकिन संस्थापक नहीं। संस्थापक कौन है, याद रखेंगे, कोकल। ठीक है, कोकल इसका संस्थापक है, लेकिन गांगेयदेव संस्थापक नहीं है। ठीक है, बाकी परमार वंश जो उपेंद्र राज लिखा हुआ है संस्थापक है, याद रखेंगे। तो परमार वंश का राजधानी धारा हुआ करता था। महान शासक अगर देखा जाए परमार वंश का तो राजा भोज। ठीक है, चंदेल वंश जिसका संस्थापक ननु, ये खजुराहो बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्र में थे, और खजुराहो में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया चंदेल शासकों द्वारा। इसके बाद सोलंकी वंश जिसका संस्थापक मूलराज प्रथम है, तो इसने अपनी राजधानी अनिलवाड़ा को बनाया, और इसी वंश के समय यानी भीम प्रथम, याद रखेंगे, सोलंकी वंश के भीम प्रथम के समय मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और यही भीम प्रथम का एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम है बिमल शाह, ने आबू के दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है, तो भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह द्वारा आबू के दिलवाड़ा मंदिर या आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया था। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हम लोग हैं, जिसका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है। याद रखेंगे, इनके बारे में थोड़ी बातें ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कहाँ हुआ था, तो एटा यूपी में हुआ था। ठीक है, ये एक ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति हैं जिसने दिल्ली सल्तनत के 9 सुल्तानों का शासन को देखा था, यानी दिल्ली सल्तनत के 9 सुल्तान का शासन देखा था। साथ ही साथ ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। तो याद रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। दूसरी बात है खड़ी बोली, याद रखेंगे, खड़ी बोली का विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसने हिंदुस्तान शैली, ठीक है, हिंदुस्तान शैली का भी आप जन्मदाता कह सकते हैं। इसे तोता ए हिंद या तोता ए हिंद या तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं इनको। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसने भारतीय वीणा, ठीक है, जिसे आप जानते ही हैं कि वीणा और ईरानी तंबूरे, ठीक है, दोनों को मिलाकर सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से ध्यान रखेंगे जिसमें किरान उस सादेन इनकी रचनाएं हैं। मिफ्ता उल फुतूह सेकेंड रचनाएं हैं। खजाइन उल फुतूह जिसे तारीख ए अलाई भी कहा जाता है, इनकी रचनाएं हैं। आशिका इनका रचनाएं हैं, जिसमें गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम प्रसंग है। इनकी पुस्तक है नूह सिपीहर और तुगलक नामा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए कौन कौन सा इसका पुस्तक है। तो देखिए खजाइन उल फुतूह इनका पुस्तक है, तुगलक नामा भी इनके पुस्तक है, तारीख ए अलाई जिसका नाम एक और है खजाइन उल फुतूह इनकी पुस्तक है। तो एक पुस्तक जो नहीं है इनका पुस्तक, वो आपको यहाँ पर आंसर होगा तबकात ए नासिरी, जिसकी रचनाकार है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों शेयर भी करेंगे, और नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन का
एक जो जहाँ तक हो सकता है उनकी तह तक जाना, और मेरा कोशिश रहेगा इस बात को लेकर कि जो भी आपको मैं बताऊं वो ऑथेंटिक हो, और फिर भी मेरे से कुछ गलतियां हो जाती है तो आप कमेंट करेंगे और उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज है, जो कि इल्तुतमिश के दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जितने भी शासक का नाम दिया हुआ है ये सारे के सारे गुलाम वंश के शासक हैं, जिसका गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होगा। ठीक है, रजिया सुल्ताना एक ऐसी शासिका है जो तुर्क का पहला शासिका आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार की कि प्रथम तुर्क महिला शासिका रजिया सुल्ताना। उसी में एक एंट्री करेंगे बलबन नाम का व्यक्ति, ठीक है, जो कि गुलाम वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का किसने बनवाई? ठीक है, तो याद रखेंगे ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। दूसरी बातें याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम और सेनापति था। जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करने के बाद जो यहाँ पर बच गया, जो क्षेत्र जीत चुका था, उन क्षेत्रों को सौंप कर मोहम्मद गौरी वापस अपने यहाँ जा रहे थे, बीच में उसे मार दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐबक जो यहाँ रह गए थे, जो कि गौरी का सेनापति थे, तो वो उसी ने भारत में आप कह सकते इस्लाम गुलाम वंश की स्थापना किया और फिर दिल्ली सल्तनत में एक वर्चस्व स्थापित किए। खैर, इसके बाद इसने एक और मस्जिद बनाया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, याद रखेंगे अजमेर में एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है ये 2.5 दिन में एक जैन मंदिर को तोड़कर वहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर इसका कार्यकाल बहुत दिन तक नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में, और 1210 में चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर जाते हैं और ये डेथ हो जाता है। इनका मकबरा लाहौर में बनाया गया। ठीक है, बाद में से काबुल ले जाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका जो है इल्तुतमिश, याद रखेंगे ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के तौर पर है, और ये इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि ये 1211 से, आप बहुत जगह 10 भी रहता है लेकिन 11 सही होगा। ठीक है, से 36 तक सत्ता में रहे। एक बात मैं बोलना भूल गया कि ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव जरूर रखी थी, लेकिन ऐबक कि अपने जीवन काल में कुतुब मीनार पूरा बन के तैयार नहीं हो पाया। कहा जाता है कि 1 फ्लोर तक कुतुब मीनार बना और उनकी डेथ हो जाता है। याद भी रखेंगे कि कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय जरूर शुरू होता है ऐबक से, जिसके ये अपने गुरु काकी के स्मृति में बनाया जा रहा था, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश के पास जाता है, जो कि 4थी मंजिल तक इसने बनाया। फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में उसमें वज्रपात हो जाने से 4थी मंजिल खराब हो चुका था, तो फिर उसने FST द्वारा उस 4थी मंजिल को मरम्मत भी करवाएं और उसने 5वीं मंजिल तक बना दी। यानी आज कुतुब मीनार 5वीं मंजिल तक स्थित है। आज जर्जर अवस्था में है। उसे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत में रखा गया है और उसे संरक्षण दिया गया है। आप चाहे तो दिल्ली में जाकर आप देख सकते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, पूरा करवाया था इल्तुतमिश द्वारा। इसके बाद देखिए बलबन है, जो कि बलबन एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर उभरेंगे, और इसने सबसे बड़ी बात इसने क्या किया था कि जब ये सत्ता पे कब आए थे? याद रखेंगे 1266 से 87 के बीच में सत्ता में रहे। इसने राजत्व सिद्धांत दिया था, जिसमें इसने कहा था कि सुल्तान ईश्वर द्वारा प्रदत्त या राजदूत है, ईश्वर का दूत बन के आता है, और राजा को
निरंकुश होना चाहिए। ठीक है, खैर इनका अपना सोच था, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसने दो चीज़ें याद रखेंगे, इसने बलबन ने सिजदा यानी कहने का मतलब है कि सुल्तान को लेट कर अभिवादन करने की परंपरा जो कि ईरानी परंपरा है, और पेबोस, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि सुल्तान की चरणों को चूमना शुरू करवाया था। ईरानी त्यौहार नवरोज आरंभ करवाया, जिसे नवरोज का मतलब होता है नए साल मनाने का। फिर बलबन ने दीवान आरिज यानी सैन्य विभाग की स्थापना किया। ठीक है, इसने एक उपाधि ग्रहण किया था जिसका नाम है जिल्ल ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब। तो अपने आप को बलबन अपने आप को ये चाह रहे थे कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, यानी सुल्तान वही बन सकते हैं जो ईश्वर का प्रतिनिधि है। एक महत्वपूर्ण शासिका के तौर पर है रजिया सुल्ताना, जो कि 1236 से 40 वो जगह 39 भी दिया रहता है। ये इल्तुतमिश का पुत्री है। इल्तुतमिश मरने के बाद उसका बेटा आराम शाह को वहाँ के अमीरों कह सकते हैं, दिल्ली के अमीरों ने सुल्तान बना दिया। लेकिन इल्तुतमिश कहा जाता है, इल्तुतमिश ने अपने समय में ही यानी अपने ही कार्यकाल में ही रजिया सुल्ताना को या रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना दिया गया था। लेकिन वहाँ के अमीरों, दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। फिर रजिया सुल्ताना एक दिन लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के पास, उस दिन जुमा का नमाज हो रहा था, वहाँ पे बाहर में खड़ी रही। फिर इसने एक फरियाद लगाई कि आप मुझे मेरे पे आप न्याय कीजिए। फिर दिल्ली की जनता द्वारा रजिया सुल्ताना को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये पुरुषों की भांति कोट और कुल्हा यानी टोपी पहन के राज दरबार में जाने लगे, तो वहाँ के अमीरों को या तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। और सबसे इनका विरोधी जो व्यक्ति थे वो थे एतगिन और अल्तुनिया। ठीक है, तो एतगिन और अल्तुनिया, तो इसने क्या किया, दोनों विरोधियों को दिल्ली से बाहर भेजा, जिसमें से एतगिन को भेज दिया बदायूं और अल्तुनिया को भेज दिया गया तबरहिंद या भटिंडा का इख्तियार दिया गया और कहा कि आप जाइए। तो इसमें से क्या हुआ कि अल्तुनिया ने विद्रोह किया। तो अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जब रजिया सुल्ताना आप तबरहिंद या भटिंडा की तरफ गई तो गद्दी खाली हुआ और इनके जगह पर क्या हुआ कि बहराम शाह को दिल्ली के अमीरों ने सत्ता पर बैठा दिया गया। फिर इसने क्या की कि कोशिश इस बात का किया गया कि जो इनका विरोधी अल्तुनिया थे उन्हें शादी करने के बाद कोशिश किया गया कि दोबारा सत्ता हम हथियाएं। लेकिन कैथल के पास, याद रखेंगे, हरियाणा के कैथल के पास अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों सोए हुए थे। इसमें से दिन वो था 13 अक्टूबर 1240 को। इसी दिन रजिया सुल्ताना को डाकुओं द्वारा आज तरह का हत्या कर दिया गया। कहा जाता है कि डाकू को इस समझ में नहीं आया था रजिया सुल्ताना यही है। ठीक है, और इस तरह रजिया सुल्ताना का कह सकते हैं कि द एंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो देखिए अकबर के काल में, याद रखेंगे, अकबर के काल में मुगल कह सकते मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर मीर ए बहार को रखा जाता था या इन्हीं को दिया गया था। कहा जाता है अकबर पहली बार जब गुजरात के युद्ध में गए थे, गुजरात से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी समय इसने समुद्र को भी देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस वंश का राजधानी है? द्वार समुद्र होयसल वंश का राजधानी है। बाकी ये तीन जो दिखाई पड़ रहा है, पांड्य, चेर और चोल, ये संगम काल, ठीक है, संगम कालीन की बातें हैं, जिसमें से चेर केरल पुत्र या केरल पुत्र कहा जाता है, जबकि पांड्य और चोल, तो पांड्य तमिलनाडु के थोड़ा ऊपरी हिस्सा में और चोल नीचे हिस्सा में अपना सत्ता स्थापित किए थे, जो संगम काल का शासक हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रामायण का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन ये है
कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे रामायण का फारसी अनुवाद किया था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। ये अकबर के समय की बात है, याद रखेंगे ये अकबर के समय की बात है। ठीक है, तो रामायण की जब अनुवाद फारसी में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, तो महाभारत का भी किसने किया होगा। तो महाभारत का किसने किया, तो याद रखेंगे महाभारत का उसी समय यानी अकबर के समय में ही इसका भी अनुवाद हुआ। और वो एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्ति हैं। नकीब खां, याद रखेंगे। दूसरा ये बदायूनी भी शामिल थे उसमें। इसके बाद अबुल फजल, याद रखेंगे अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। इसके बाद एक और हैं व्यक्ति जिसका नाम है फैजी। यानी 4 व्यक्ति मिलकर महाभारत का अनुवाद किया गया, जिसका नाम दिया गया था रज्मनामा। ठीक है, याद रखेंगे महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था उनका नाम दिया गया था रज्मनामा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें एक दो बातें और है, अबुल फजल के बारे में जान लीजिए। अबुल फजल ने एक बात ध्यान रखेंगे कि इसने पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। किस नाम से किया, याद रखेंगे वो नाम है अनवर ए सादात। ठीक है, सादात, अनवर सादात के नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया। कालिया दमन का भी अबुल फजल ने ही फारसी में अनुवाद किया। राजतरंगिणी का अनुवाद मोहम्मद शहबादी ने किया। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया और नल दमयंती का भी अनुवाद फैजी ने ही किया था। ठीक है, तो इतनी से बातें को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। तो राजा कौन है जो तंबाकू पर रोक लगाई थी, याद रखेंगे अकबर का बेटा है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का बेटा है शाहजहां और शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। ठीक है, अब अगर कार्यकाल देखा जाए तो अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627 और शाहजहां का 1627 से 1658 और औरंगजेब का 1658 से 1707। ठीक है, इससे पूर्व 2 शासक और हैं, उनका भी जान लीजिए। वो हैं एक बाबर जो कि मुगल सत्ता संस्थापक है। आप इसे 1526 से 1530 तक रखिए। ठीक है, फिर आप हुमायूं के कार्यकाल को 2 टर्म में देखिए। ठीक है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556, यानी बीच में 40 से 55 तक शेरशाह का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। तो आंसर होगा जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाई, जिसका बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर किसके समय में लिखी गई। ठीक है, तो याद रखेंगे सूरसागर लिखी गई अकबर के समय में। और इसी समय सूरसागर जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है सूरदास। ठीक है, सूरदास। और इसी के समय में अकबर के समय में ही तुलसीदास ने रामचरित्र मानस का भी रचना किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो अकबर के समय में सूरदास ने सूरसागर लिखा तो तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थे। तो वो थे अकबर के। याद रखेंगे एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी, तो रानी का कार्यकाल था 1558 से लेकर 1603 तक, जो कि एकदम अकबर से समकालीन मान के चलते हैं। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोस्तों इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि आप पूर्वी देश के साथ में जाइए और अपना व्यापार कीजिए, मैं आपको 15 साल के लिए एक आज्ञा पत्र देता हूं, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर व्यापार किया, जिसकी स्थापना आपको याद है 31 दिसंबर 1600 को हुई थी।
ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से जीवनी संबंधी नोट और ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रह वंशवार व्यवस्थित है? यह मुस्लिम राजाओं, उनके सैन्य प्रमुखों और अधिकारियों का इतिहास है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आप कह सकते हैं जो इसका सही आंसर है वो आपका सही आंसर होगा तहकीक ए नासिरी, जिसका लेखक है मिनहाज सिराज। ठीक है, याद रखेंगे इनका लेखक है मिनहाज सिराज। अब यहाँ पर देखिए फतवा ए जहांदारी भी है, ठीक है, जिसका लेखक है आप याद रखेंगे बर्नी। ठीक है, बर्नी। फिर इसके बाद तहकीक ए हिंद है, जिसका लेखक है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि तहकीक ए नासिरी का लेखक है, याद रखेंगे मिनहाज सिराज। ठीक है, सिराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 1657 और 1698 के बीच राजपूताना और मालवा में जो कुछ हुआ था उसके वर्णन निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रत्यक्ष अधिकार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो मैं तो आपको बता ही दूंगा, याद रखेंगे। उस क्वेश्चन का जो सही जवाब है फुतुहात ए आलमगीरी। लेखक ध्यान रखेंगे, लेखक है ईश्वर दास नागर। ठीक है, ईश्वर दास नागर, फुतुहात ए आलमगीरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फतवा ए जहांदारी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो फतवा ए जहांदारी जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इसने एक पुस्तक और लिखा था, उनको भी आप सही से याद रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। अब यहाँ ये भी बात ध्यान रखेंगे कि फतवा ए जहांदारी में क्या है, तो याद रखेंगे 14वीं शताब्दी के राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और धार्मिक नीति के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो भारत में आक्रमण करने वाला जो प्रथम तुर्क था, उससे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि अल्पतगिन नाम का व्यक्ति जो 962 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो इसी का गुलाम या आप दामाद कह सकते हैं जो थे सुबुक्तगिन ने पहली बार मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसका उस समय जो राजा था वो थे जयपाल, जो कि हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था, उसको हराया। और सुबुक्तगिन जो पहला व्यक्ति हैं जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। एक नाम और यहाँ पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो है महमूद। इसने भारत पर 27 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, जो कि 1000 से 1027 के बीच में है, जिसमें से 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। 1018 में कन्नौज का युद्ध जो कि इम्पोर्टेंट है, और एक है 1025 में जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर लूटा गया था, वो था 1025, याद रखेंगे 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है कि आनंदपाल ने महमूद गजनी के खिलाफ निम्नलिखित में से किस राजा के साथ एक संघ का आयोजन किया? अब ये आनंदपाल कौन है ये ध्यान रखेंगे। अभी भी मैंने बताया कि सुबुक्तगिन ने जिस जयपाल को हराया था, इसी जयपाल का पुत्र आनंदपाल है। इसने क्या किया था, इसको आगे चलकर महमूद गजनी के खिलाफ उज्जैन का राजा, ग्वालियर का राजा, कालंजर का राजा और कश्मीर का राजा, सबसे इससे मिलकर कोशिश किया था एक संघ बनाए और ये कह सकते हैं महमूद को भगाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाता। इसका सही आंसर होगा आपका डी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान
मोहम्मद गोरी ने मुल्तान के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। देखिए ये जो गजनवी के बाद दूसरा एक जो शासक हैं जो गोरी हैं जो यहाँ पे आए, तो सबसे पहले इसने 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया और ये वहाँ के राजा मुल्तान को राजा को हराया और ये आगे बढ़ा। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दिक्कत कब हुई? 1178 में। यानी इसमें क्या हुआ कि इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय, ठीक है, मूलराज द्वितीय ने इसको गोरी को हराया, जो कि गोरी का ये पहला पराजय था। आगे चल के गोरी ने 2 तराइन के युद्ध में, एक तराइन का युद्ध 1191 में जो हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान जीते, जिसे गोरी हारे। सेकेंड तराइन का सेकेंड युद्ध इसमें 1192 में होगा, जो कि पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं हार गया और गोरी जीत गया। ठीक है, उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होगा, जिसमें जयचंद को हराएगा और कन्नौज दिल्ली सब गोरी के अधीनता में आ जाएगा। और आगे चल के यही गोरी के सेनापति ऐबक ने दिल्ली में नए वंश स्थापना करेंगे, जिसका नाम होगा गुलाम वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को नष्ट किया? याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था। इसे महायान शाखा के आप कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यानी महायान जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा है, उनका ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। गुप्त वंश का कुमारगुप्त प्रथम ने इस विश्वविद्यालय स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के विक्रमशिला नाम के जगह में, जिसे पत्थर घाट के नाम से भी कहा जाता है, उस जगह में है भागलपुर के आसपास। और धर्मपाल के बारे में ये कहा जाता है कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध में कन्नौज के लिए युद्ध किया। अगर पालवंश संस्थापक देखा जाए तो पालवंश का संस्थापक गोपाल होगा, जिसने औदवंतपुरी नामक विहार का स्थापना किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो वो होगा मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये जो व्यक्ति हैं ये गोरी के सेनापति हैं। ध्यान रखें, गोरी सेनापति हैं। एक सेनापति ऐबक हैं, दूसरे सेनापति ये हैं। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को इस व्यू से इसने आप कह सकते हैं नष्ट किया। इन्हें लग रहा था कि वो कोई राजा महाराजा घर है, चलो कुछ मिलेगा, लेकिन था यूनिवर्सिटी, पुस्तक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज शाह तुगलक द्वारा लूटी गई 1300 पांडुलिपियों में से कुछ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उससे पहले एक बात जान लीजिए, जो फिरोज शाह तुगलक है वो 1351 से लेकर 1388 तक सत्ता में रहे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई हैं। इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। इसमें कहा जाता है कि तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो सर्वाधिक नहर बनाया था, जिसे आप कह सकते हैं नहरों का निर्माण किया। अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो नहर बनाया था तो फिरोज शाह तुगलक होगा, लेकिन सर्वाधिक नहर किसने बनाया था? तो FST ने बनाया, यानी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। इसने अच्छे कामों में दीवान बंदगान का स्थापना किया, जिसे गुलाम विभाग कहा जाता है। दीवान खैरात बनाया गया, एक विभाग जिसमें अनाथ या विधवा मुस्लिम स्त्रियों के लिए एक विभाग बनाया गया। फिर दारुल सफ़ा बनाया, जिसको आप चिकित्सालय कह सकते हैं। दीवान इस्तिहाक का निर्माण किया या संगठन दिया, जिसका आप वृद्धा पेंशन उससे मिलता था। तो बहुत सारे काम किए इसने, लेकिन हुआ यूँ कि इसने एक कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर हुआ करता था, नगरकोट, कांगड़ा के नगरकोट में, उसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, ध्वस्त कर दिया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसने मतलब इस जो ध्वस्त करने वाले शासकों में फिरोज शाह तुगलक हैं। लेकिन इसमें कुछ पांडुलिपियाँ जो मिली थी, जिसमें से संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अरीजुद्दीन
खान हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो व्यक्ति और हैं जिसे इब्न बतूता के बारे में यहाँ पर, इसके बाद तो मैं कह दिया मिनाज सिराज के बारे में। इब्न बतूता के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये जो हैं ये मोरक्को के निवासी हैं। इसका एक पुस्तक है रेहला, याद रखेंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली आए थे। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। बाद में इसे चीन राजदूत के तौर पर एमबीटी ने भेजा था। ठीक है, तो याद रखेंगे रेहला मोरक्को निवासी, इब्न बतूता इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और चीन भी भेजा गया था राजदूत के तौर पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कराऊंगा, लंबा हो जाएगा नहीं तो। निम्नलिखित में से किस शासक ने अहमदाबाद शहर की स्थापना की? तो याद रखेंगे ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना याद रखेंगे 1347 में हसन गंगू द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि अहमदनगर शहर का स्थापना कौन किया था? याद रखेंगे अहमद शाह द्वारा। ठीक है, अब इसमें एक दो शासक और हैं जिसमें से मोहम्मद शाह द्वितीय, जिसके बारे में कहा जाता है कि दूसरे अरस्तु थे। ठीक है, और इसने आप कह सकते बहमनी साम्राज्य के एक अच्छे शासक के तौर पर थे। तो आगे चलकर बहमनी साम्राज्य कई भागों में बंट जाता है, जिसमें से बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो इसी अहमदनगर के एक शासक अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर का स्थापना 1490 ईस्वी में किया गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अपने दोस्तों शेयर भी करेंगे और एक तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक करना आपका फ़र्ज़ है, ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे खुशी भी आनंद भी आता है। चलिए दोस्तों, आगे भी मैं इसी तरह आपसे मिलता हूँ 1 दिन 2 दिन बाद, और आगे इसी को बढ़ाएंगे। यानी मेडावल इंडिया का कुछ क्वेश्चन लेकर मैं दोबारा आपके समक्ष आऊँगा, मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा और आप लोग जुड़े रहेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए। आपको अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।